हाँ जी, नमस्कार, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। मैं गिरधर सिंह गौड़ आपका स्वागत करता हूँ हमारी जनरल साइंस की क्लास के अंदर। जैसा कि आपको पता है, कल अपन ने जो है जनरल साइंस का जो है नॉर्मली विज्ञान का जो है इंट्रोडक्शन किया, और उसमें अपन ने जीव विज्ञान का जो कि तीनों ही जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। और उसमें सबसे पहले अपन ने जो सेलेक्ट किया है वो जीव विज्ञान को किया है, बायोलॉजी को किया है। और उसके बारे में जो मैंने आपको जो है जीव विज्ञान स्टार्ट करके और उनके जो जनक है, जीव विज्ञान के सामान्य जानकारी देके मैंने आपको जो जनक हैं वो उनके बारे में चर्चा की, उनके बारे में बताया। तो वापस मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ, देखते हैं किस किस को पता है, किस किस को पता नहीं है। कल की जो मैं अपने क्लास ली थी उसके बारे में, तो जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, कल मैंने आपको बताया था जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। तो आपको पता है जीव विज्ञान का जनक कौन है? हमारे अरस्तु महाशय। ठीक है, और कल आपने देखा भी था कि हमारे अरस्तु महाशय जो हैं वो कैसे दिखते हैं। ठीक है, कल की वीडियो में आपने देखा होगा। और एक और नाम आया था जीव विज्ञान का जनक, तो अपने अरस्तु महाशय हो गए। और फिर अपन ने जीव विज्ञान की दो ब्रांच निकली थी, पादप विज्ञान और जंतु विज्ञान। पादप विज्ञान और जंतु विज्ञान, ठीक है। और पादप विज्ञान का जो जनक थे वो हमारे थे थियोफ्रेस्टस। कौन थे भैया? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस क्यों थे वो मैंने आपको बताया। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, यानी कि पादपों का इतिहास। उस किताब में लगभग 500 जातियों का वर्णन था, पादप जातियों का वर्णन था, इसलिए उनको जो है जनक बनाया गया। क्योंकि आपको पता है जो कर्म करेगा उसी को फल मिलेगा। उन्होंने कर्म किया, उन्होंने बहुत उस किताब के अंदर बहुत मेहनत की, लिखने के अंदर बहुत शोध किया। उसके बाद उन्होंने उनका रिजल्ट, उसके अंदर जो भी उनको रिजल्ट मिला उसके अंदर लिखा, और उनकी किताब बाद में जो है बहुत ही मील का पत्थर साबित हुई। इसी कारण जो है उनको आगे जाकर किसकी उपाधि मिली? जनक की। किसका जनक? पादप विज्ञान का जनक। और इसी प्रकार हमारे कौन से महाशय हैं? अरस्तु महाशय हैं, जिनको एक और उपाधि दी गई, कौन सी? जंतु विज्ञान का जनक। उन्होंने भी एक किताब लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिया ऑफ प्लांट एनिमल, हिस्टोरिया ऑफ एनिमल। ठीक है, जिसका मतलब होता है जंतुओं का इतिहास। उसमें भी लगभग 500 से ज़्यादा जंतु प्रजातियों के बारे में लिखा हुआ था कि कैसे इनका रहन सहन होता है, क्या इनका खान पान होता है, कौन से मौसम के अंदर ये रहते हैं, कि कोई रेगिस्तान में रहता है, कोई बर्फ के अंदर शुष्क जगह रहता है। ठीक है, और भी अलग अलग जगह, कोई पानी में रहता है, कोई हवा में उड़ता है, कोई धरती पर चलता है, इस प्रकार कोई रेंग कर चलता है, बहुत सारे छोटे सूक्ष्म जीव, बड़े जीव। ठीक है, ऐसे इसके बारे में जो है अरस्तु महाशय ने बताया, इसलिए उनको क्या कहा गया भैया? क्या कहा गया? जंतु विज्ञान का जनक। तो अपन आगे उससे आगे क्लास स्टार्ट करते हैं, और आज जो है अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आज अपन बताएंगे। देखो, ये जब शोध चल रहे थे तो सिस्टमेटिक तरीके से, देखो जैसे अपन ने जंतुओं को और पादपों को अलग किया, उसी प्रकार से उस टाइम जो शोधकर्ता थे उनको पता चल गया कि इनको जो अलग अलग तरीके से वर्गीकृत करके समझने में ही सबकी भलाई है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर जो है समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। थोड़ा सा कैमरा एक बार देख लीजिए, डिस्टर्ब ना हो रहा हो। ओके है, चलो ठीक है। तो वर्गीकृत करके समझने में ही सबकी भलाई है, क्योंकि समझाने वाला, शोध करने वाला तो चलो लिख देगा, उसको समझ में आ जाएगा, लेकिन बाद जो उसकी स्टडी करेंगे, क्योंकि हर बार कोई, जैसे मैंने किसी चीज़ का या किसी महापुरुष ने किसी चीज़ का शोध कर लिया तो वो ग्रंथ लिख के जाएगा, उसमें अपन उस चीज़ को पढ़ के उसकी जानकारी ले लेंगे। ये थोड़ी कि अपन वापस उसका उसी तरीके से पूरा लंबा शोध करके, क्योंकि ये तो सालों की मेहनत होती है, उतने साल वापस मेहनत करके उसी चीज़ को सिद्ध करने से क्या मतलब है? ठीक है, इसीलिए तो क्या लिखे जाते, ग्रंथ लिखे जाते, ताकि वो जानकारी आगे से आगे चलती रहे। इसलिए क्या करते हैं? ग्रंथ लिखे जाते हैं। तो सिस्टमेटिक ज्ञान होना चाहिए। तो अपन सिस्टम की बात करते हैं, तो फिर इस साइंस जब आगे बढ़ी तो उसके अंदर भी सिस्टम आया। सिस्टम क्या आया? कि ये जो अध्ययन चलेगा जीव विज्ञान को, इसको अलग बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो इसीलिए एक वर्गीकरण की आवश्यकता हुई। किसकी आवश्यकता हुई? वर्गीकरण की। ठीक है, और वो जो वर्गीकरण है उस वर्गीकरण का प्रयास किया गया। उस विज्ञान को, जो जीव विज्ञान को जो अलग तरीके से उनको सेपरेट करने का, उसको सही तरीके से सेट व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया। ठीक है, बहुत से वैज्ञानिकों ने प्रयास किया है। तो बात करता हूं, उस वैज्ञानिक का नाम लेता हूं जिन्होंने ये प्रयास किया था। सर्वप्रथम, नाम याद रखना, बहुत से हैं, लेकिन सर्वप्रथम किसने प्रयास किया और कौन सफल हुआ उसको ही अपने को याद करना है। ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो ये जीव विज्ञान को जो है, जीव विज्ञान के वर्गीकरण का जो सर्वप्रथम प्रयास है वो किसने किया है? ध्यान रखना है, जीव विज्ञान के
वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास, मैं लिख रहा हूं यहां पर प्रयास, प्रयास क्यों लिख रहा है मैं लिख रहा हूं वो आपको पता होना चाहिए। सर्वप्रथम प्रयास जो किसने किया है, ध्यान रखना है, वो किया है जॉन रे। किसने किया, जॉन रे महोदय ने किया है। ठीक है, इस महोदय ने जो है वर्गीकरण का प्रयास किया, लेकिन इनसे ये जो वर्गीकरण है वो सही सिस्टमेटिक तरीके से नहीं हो पाया। ठीक है, उन्होंने कुछ अलग ही आधार बनाकर ये वर्गीकरण किया जो कि आगे लागू नहीं हो पाया। फिर बाद में इनको जो है इनको ज़्यादा इनकी तवज्जो नहीं दिया गया। वैसे इनको याद भी किया जाता है, लेकिन किस लिए किया जाता है, सर्वप्रथम के लिए। किसके लिए किया जाता है, सर्वप्रथम के लिए। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखोगे। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि जीव विज्ञान में वर्गीकरण का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया रे, किसने किया रे, बताओ आप किसने किया। आप क्या कहोगे सर जॉन रे ने किया रे, किसने किया रे, जॉन रे ने किया रे। ठीक है, कौन करेगा, जॉन मेहनत करेगा। ठीक है, तो प्रयास किसने किया भैया, किसने किया, प्रयास किया जॉन रे ने। लेकिन इससे जो है ये नहीं हुआ, इससे ये वर्गीकरण नहीं हुआ। अब वर्गीकरण नहीं हुआ तो कोई ना कोई तो करेगा। चलो अगला स्टेप, तो यहां पर जो है ये इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा ध्यान रखना आप इसको। अब आएगा वर्गीकरण करने वाला। अब इससे नहीं हुआ, ठीक है, इसने युद्ध लड़ लिया, नहीं हुआ, प्रयास किया इसने, ठीक है, नहीं हुआ। अब युद्ध लड़ लिया, तलवार चला ली, लेकिन ये नहीं जीत पाया, तो ये एक अलग बंदे को बुलाएगा। ये नहीं बुला रहा, स्टोरी सुना रहा हूं ऐसे याद करने के लिए। ठीक है, अलग बंदे बुलाएगा, नहीं दूसरा इसकी जगह आएगा, वो क्या करेगा, वो कर लेगा, क्या कर लेगा, वो वर्गीकरण कर लेगा। लेकिन वो आ रहा है, वो बहुत धुरंधर है। ठीक है, वो क्या करता है, सीधा काटापीटी करता है, काट पीट के बिल्कुल सबको सेपरेट कर देगा, सबको अलग कर देगा, वर्गीकृत कर देगा। ठीक है, और उसका नाम भी बहुत जोरदार है। ठीक है, तो वर्गीकरण किसने किया है, वर्गीकरण, इसको अपन कहते हैं वर्गीकरण कर्ता। ठीक है, वर्गीकरण कर्ता, क्या नाम है इसका, कैरोलियस। क्या लिया भैया, कैरोलियस। आगे नाम आएगा लिनियस। क्या है भैया इसका नाम, कैरोलियस लिनियस। तो ये महोदय जो है इन्होंने जो है जीव विज्ञान के अंदर अच्छे से इन्होंने वर्गीकरण किया है। क्या किया इन्होंने, वर्गीकरण किया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। याद कैसे रखोगे भाई, जॉन रे से वर्गीकरण नहीं हुआ रे, नहीं हुआ तो किससे हुआ, कैरोलियस लिनियस ने से हुआ। ठीक है, कैरोलियस लिनियस ने क्या किया, सबको काटा छाटा और बिल्कुल सेपरेट, सबको अलग से कर दिया। पेड़ पौधों को नहीं काटा, उनका जो डाटा था उनको सेपरेट, क्योंकि लिख लिया उन्होंने भी इस प्रकार से, ये चीजें इनकी विशेषता, इनको अलग से काट छाट की और सबको इन्होंने लिख लिया। ये अपने को ध्यान रखना है। चलो, तो अब यहां से जो है इनको भी एक उपाधि दी जाएगी। क्या दी जाएगी इनको, एक उपाधि। ठीक है, वर्गीकरण का जनक जीव विज्ञान में कौन बन गया, ये क्या बन गया बेटा, ये जनक बन गए। तो जनक किसमें, जनक वर्गीकरण में। वर्गीकरण में जनक कौन बन गए अपने, कैरोलियस लिनियस। कैरोलियस लिनियस, बात समझ में आ रही, नाम याद रह रहा है, रह जाएगा धीरे धीरे, जबान पे आएगा ऑटोमेटिक याद आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, और जैसे कैरोलियस लिनियस महोदय आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, हाँ, तो ये हमारे हैं कैरोलियस लिनियस महोदय। ठीक है, ध्यान रखना अपने को। तो जब भी बात आ जाए कि वर्गीकरण का जनक या वर्गीकरण किसने किया है, सवाल आया हुआ एग्जाम के अंदर, दोनों ही मोस्ट बातें, एक्चुअली मोस्ट बातें हैं वही हम आपको बता रहे हैं, वही मैं आपको लिखा रहा हूँ। ठीक है, जो कि इनकी हिस्ट्री में आते हैं, जीव विज्ञान की हिस्ट्री में। अभी जीव विज्ञान कहाँ पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है, अभी मैंने तो अस्थि पंजर अपने खोल के बताया नहीं। ठीक है, जब अस्थि पंजर खोल के बताए तो आप समझते हो वो विज्ञान, जीव विज्ञान, लेकिन शुरुआत तो बड़ा है इसकी। ठीक है, ये शुरुआत है। तो वर्गीकरण करता, ये वर्गीकरण करता ये भी है, लेकिन इन्होंने प्रयास किया है। सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, इन्होंने किया, और किया किसने, कैरोलियस लिनियस। कैरोलियस क्या लेके आया भाई, कैरो लेके आया। कैरो क्या है, हथियार एक प्रकार का, और काट दिया, छाट दिया, और इन्होंने कह दिया ये लो भैया। कैरोलियस लिनियस ने क्या कर दिया, वर्गीकरण कर दिया, इसलिए इनको क्या कहा गया, वर्गीकरण का जनक, वर्गीकरण का जनक कहा गया। ठीक है, इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया, एक और काम किया, इसके लिए इनको एक नाम, इनको एक और दिया जाता है, और एक बहुत अच्छा काम इनका एक और है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, वो भी इंपॉर्टेंट बात अगली लिख रहा हूं। जो भी इन्होंने जो है एक पद्धति दी, क्या दी भैया, पद्धति, एक पद्धति का इन्होंने आविष्कार किया, एक फॉर्मूला दिया इन्होंने, उसका नाम है द्विनाम पद्धति। क्या नाम बेटा, द्विनाम पद्धति। इसको जो है वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है, वैज्ञानिक नाम पद्धति। किस नाम से जाना जाता है इसको, वैज्ञानिक नाम
पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। वैज्ञानिक नाम पद्धति भी किसने दी? कैरोलियस लिनियस ने। कैरोलियस लिनियस। सारी बातें एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आपने कभी साइंस, अगर आपके सब्जेक्ट के अंदर कंपटीशन एग्जाम के अंदर सब्जेक्ट रहा होगा, आपने पुराने पेपर देखोगे तो जो जो बातें मैं लिख रहा हूँ ना, यहाँ से ये सारी चीज़ें आपकी आई हुई है। द्विनाम पद्धति क्या होती है? वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम तो हमने सुना होगा कि प्रत्येक जीव का जो है, प्रत्येक जो सजीव है उसका एक वैज्ञानिक नाम है। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस लिनी। क्या नाम है भैया? होमो सेपियंस लिनी। विज्ञान की किताब के अंदर, विज्ञान की भाषा के अंदर प्रत्येक जीव को एक अलग ही वैज्ञानिक नाम दे रखा है। अपन तो दे रखा है अपन ने भैया, आदमी है, अपनी भाषा में अपन आदमी कह सकते हैं, और मारवाड़ी भाषा में आपके हिसाब से कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। हाँ, अब आदमी अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलो, तो इनको जो है द्विनाम पद्धति का जनक भी इनको कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कैरोलियस लिनियस, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब कैरोलियस लिनियस को जो है द्विनाम पद्धति का जनक क्यों कहा जाता है? कि उन्होंने ये पद्धति दी थी, इसलिए इनको जनक कहा जाता है। लेकिन ये पद्धति है क्या? एक्चुअल में ये पद्धति है क्या है, ठीक है, उसके बारे में अपन थोड़ा इसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। और इन्होंने कब दी पद्धति, ठीक है। लेकिन इससे पहले बात करते हैं इनको वर्गीकरण का जनक इनको क्यों कहा जाता है? वर्गीकरण का इनको जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने क्या किया था भैया? इन्होंने क्या किया था? क्या किया इन्होंने? जो है वर्गीकरण किया है, ठीक है। और इनका जो, अभी ये आप किसी ने देखा कि अभी आपने किसी ने देखा कि भी इन्होंने वर्गीकरण किया, आप कैसे मान लोगे? तो भैया इनके सबके सबूत है। क्या है सबूत? इनकी किताबें। जैसे जनक था अपना थियोफ्रेस्टस जनक था, तो उनकी किताब लिखी हुई, उसमें सब डाटा है, इसलिए उसको अपन क्या मानते हैं? उनको अपन क्या मानते हैं? जनक मानते हैं। रिकॉर्ड में सब कुछ लिखा हुआ इसलिए मानते हैं। अरस्तु जनक है, उनकी भी किताब थी हिस्टोरिया ऑफ एनिमल। अब इन महाशय की भी जो कैरोलियस लिनियस की क्या है, एक किताब है, बहुत सारी प्रचलित किताबें हैं, उनके अंदर जो है लिखा हुआ, बाकायदा इनका वर्गीकरण लिखा हुआ है और अच्छे से दिया गया, इसलिए इनको जनक कहा जाता है। तो उन किताबों के बारे में जान लेते हैं। तो कौन सी किताब है वो जिसके अंदर इसके बारे में बताया गया है? तो इनकी प्रमुख जो रचनाएं, उस किताब का नाम भी बहुत सी बार पूछ लिया जाता है कि किस पुस्तक के अंदर, या कैरोलियस लिनियस की महोदय की कौन सी ऐसी पुस्तक जिसके अंदर सर्वप्रथम तो ये महाशय दिया गया, वर्गीकरण किया गया था, उस किताब का नाम भी बहुत सी बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो मिटा रहा हूं उसको। और किसी महाशय को अगर पता है, किसी विद्यार्थी को, स्टूडेंट को पता है कि किताब का नाम क्या है, तो आप कमेंट में जरूर लिखें कि किताब का नाम ये है, ठीक है। और फिर अपन बढ़ते हैं आगे, इसी क्रम के अंदर आगे चलते हैं। और आगे जो है बेटा, अपन एक तो कैरोलियस लिनियस के बारे में पढ़ेंगे, फिर अपन जो है आगे और भी जो वर्गीकरण है, ये प्राचीन वर्गीकरण है, उसके बाद आधुनिक वर्गीकरण आएगा। आधुनिक वर्गीकरण क्या कहता है, कब दिया गया, कैसे हुआ, क्या क्या उसमें शाखाएं निकली, उन सारे के बारे में पढ़ेंगे। और फिर अपन धीरे धीरे जो है अपनी बायोलॉजी जो है वो, वैसे अभी बायोलॉजी ही पढ़ रहे हैं लेकिन अभी इतिहास पढ़ रहे हैं, और फिर धीरे धीरे जो आधुनिक बायोलॉजी है जिसके अंदर आपको क्या दिखेंगे भैया, समझ रहे हो बायोलॉजी में क्या क्या आता है, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। आज जो है कोशिश करेंगे अपन इसकी हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे। कल की क्लास में अपन ने स्टार्ट की थी हिस्ट्री, और आज अपन इसको कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपन जो है आधुनिक जो अपनी जीव विज्ञान है उसके अंदर अपन एंटर कर जाएंगे, ठीक है। तो उनकी जो किताब है, उस किताब का भी नाम याद रखना अपने को। उनकी जो पुस्तक है जिसके अंदर वर्गीकरण लिखा हुआ था, और कैसे लिखा हुआ तो बता देता हूं मैं आपको। उसकी किताब का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। क्या नाम है किताब का नाम? सिस्टेमा नेचुरी। ये भी लैटिन वर्ड है। सिस्टेमा नेचुरी का मतलब होता है सिस्टम ऑफ नेचर, सिस्टम ऑफ नेचर। और उसका हिंदी अर्थ क्या होता है? सिस्टम का मतलब क्या आता है? व्यवस्था। सिस्टम मतलब व्यवस्था, ठीक है। ऑफ मतलब का, और नेचर मतलब प्रकृति, यानी प्रकृति की जो है व्यवस्था, प्रकृति की व्यवस्था। प्रकृति की व्यवस्था, इस किताब का जो अपना अनुवाद हो गया। प्रकृति की व्यवस्था के, उन्होंने कहा प्रकृति में जो चीज है उसकी व्यवस्था किस प्रकार से है, ठीक है ना। और इस किताब के अंदर जो इन्होंने जो है संपूर्ण जीव जगत को जो है बेटा कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। वही पादप जगत, पादप जगत, और कौन सा जगत? जंतु जगत, जंतु जगत। ये 2 जगत के अंदर इन्होंने बांटा है। इसमें सभी पादप को रखा, जो पेड़ पौधे। पादप, पादप कल भी बताया था, पादप किसे कहते हैं? पादप यानी पाद मतलब जिस पैर, और अब मतलब जो नहीं है, यानी जिसके पैर नहीं है वो कौन है? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे कभी चलते हैं? नहीं चलते हैं, ठीक है। कल मैंने आपको समझा दिया था इसके बारे में। प्लांट,
जितने भी प्लांट हैं वो इस संघ में, इस जगत में आएंगे, और जितने भी एनिमल हैं वो इस जगत के अंदर आ जाएंगे। तो इन दो डिपार्टमेंट के अंदर इन्होंने बांटा और अच्छे तरीके से समझाया था, नीचे भी समझाया था, ठीक है। लेकिन इनका अपन अभी तक यहाँ तक ही देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने एक और किस चीज की खोज की और किसके जनक कहलाए? इन्होंने द्विनाम पद्धति की खोज की। और द्विनाम पद्धति की खोज इन्होंने कब की? ध्यान रखना अपने को, द्विनाम पद्धति सन 1753 में। कब की भैया? 1753 में इन्होंने जो है द्विनाम पद्धति के बारे में बताया। ये द्विनाम पद्धति क्या है? वैज्ञानिक नाम है। अब वैज्ञानिक नाम की जरूरत क्यों पड़ी? प्रत्येक जीव के वैज्ञानिक नाम की जरूरत क्यों पड़ी? तो भैया ध्यान रखना है, ये जो विज्ञान है पूरे विश्व का ज्ञान है। ये कोई भारत का ज्ञान नहीं है, कोई अमेरिका का ज्ञान नहीं है, कोई ब्रिटेन का ज्ञान नहीं है, पूरे विश्व का ज्ञान है। जो चीज विज्ञान के अंदर आ गई ना, वो पूरे विश्व पर लागू होगी, ठीक है। जैसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का नियम, ठीक है, गति के तीनों नियम, या फिर और अदरवाइज फिजिक्स के कोई से नियम, केमिस्ट्री कोई सा लॉ, या फिर बायोलॉजी का कोई सा सिद्धांत आप ले लो, वो हर जगह लागू होगा, हर जीव पे लागू होगा, इस संसार में हर जगह लागू होगा। तो इसकी जो कम्युनिटी है, इनकी जो कम्युनिटी है, उन्होंने कहा भैया सब जगह लागू होता है। तो साइंस है ना, कि चाहे भारत में रहेगी वही आपकी अमेरिका में रहेगी, वही आपकी ब्रिटेन में रहेगी, कहीं इसका बदलाव नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये पूरा एक कम्युनिकेट रहता है। अब वहां हुआ क्या, इनके क्या होते हैं, साल 2 साल 5 साल के अंदर सम्मेलन होते हैं, जो भी नई खोज होती है सम्मेलन होते हैं, सम्मेलन में सब इकट्ठे होते हैं और सब जो है अपना अपना इनोवेशन, अपनी जो शोध है बताते हैं। अगर वो प्रमाणित हो जाती है, तो पूरा विश्व उसे स्वीकार करता है। क्या करता है? उसको पूरा विश्व स्वीकार करता है। तो अब मान लीजिए जैसे अपने भारत से साइंटिस्ट गए, अमेरिका से आ गए, ब्रिटेन से आ गए, ठीक है, और भी जिसमें अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, ठीक है। भारत से जैसे अपने कोई संस्कृत बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, अमेरिका से आया कोई इंग्लिश बोलेगा, ठीक है, और भी कोई अलग उर्दू भाषा बोलेगा, बहुत सारी भाषाएं हैं जो बोली जाएगी। जैसे अब किसी जीव के बारे में अपन बात करते हैं, मैं बात करता हूँ जैसे बिल्ली की बात कर लेता हूँ, ठीक है, कुत्ते की बात कर लेता हूँ। कुत्ते की अगर मैं बात करता हूँ, कुत्ते को अपन क्या कहेंगे? कुत्ता। अमेरिका वाला क्या कहेगा? डॉग, ठीक है। संस्कृत बोलने वाला क्या बोलेगा? स्वान, कुकुर, है ना, और भी बहुत सारे नाम। अब एक जीव के इतने नाम, तो सामने वाला कैसे समझेगा? जैसे मैं उठ के मैं बता रहा हूँ कुत्ता है, कुत्ते के बारे में मैंने सोच किया, ऐसे किया है, तो वो किस प्रकार से डिस्पेंस में पड़ जाएगा, क्योंकि हो सकता है उनके अंग्रेजी भाषा में कुत्ता कोई और चीज निकल जाए। तो वहां जो है थोड़ी दिक्कत आई, इनको ऐसे कुछ सिमिलर वर्ड के अंदर दिक्कत आ गई थी। तो उन्होंने कहा भी चलो ठीक है, जितने भी जीव इनको अपन एक अलग नाम से पुकारेंगे। क्या करेंगे? अलग नाम से पुकारेंगे। वो जो नाम है वो पूरा सार्वभौमिक नाम रहेगा, पूरे विश्व की सभी जीव जंतुओं के लिए वैज्ञानिक नाम के रूप में वो जाना जाएगा। और इस नाम पद्धति की जो खोज वहां हुई थी, और किसने की भैया? 1753 में किसने की? कैरोलियस लिनियस महोदय ने की थी, जिन्होंने वर्गीकरण भी किया, ठीक है। और इस द्विनाम के पद्धति के अंदर क्या होते हैं? 2 नाम होते हैं। पहला नाम, 2 नाम होते हैं, ठीक है, 2 नाम होते हैं। 2 नाम में क्या होता है? फर्स्ट जो नियम होता है, वो जो भी जीव है उसके अंदर सबसे पहला नाम किस में आएगा? उसके वंश से आएगा। वो किस वंश से? जैसे अपना जो वंश है, आप जानते हो अपन किस वंश से हैं, तो बंदर के वंश से हैं अपन, ठीक है, जिसे अपन कहते हैं होमो। क्या कहते हैं भैया? होमो, ठीक है। और दूसरा जो वर्ड आएगा, 2 वर्ड आएंगे। पहला वर्ड आएगा वंश से, दूसरा वर्ड आएगा इनके कुल से। किससे आएगा भैया? कुल से आएगा, ठीक है। और वो नीचे दिख रहा है सभी को, ज्यादा नीचे तो नहीं हो रहा, वंश और कुल दिख रहा है। चलो यहां तक आ जाएगा, दिख रहा है यहां तक, ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो वंश और कुल से आएगा, ठीक है। तो इसीलिए 2 वर्ड आते हैं, इसलिए इसका यहां से बनती द्विनाम अपनी पद्धति। अब उदाहरण के लिए अभी मैंने आपको बताया कि मनुष्य का जो है वैज्ञानिक नाम क्या आएगा भैया? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक जो नाम है वो क्या है? आप सभी को याद होगा, इतना सा तो याद होना चाहिए, अपना वैज्ञानिक नाम याद तो होना ही चाहिए सबको। वो है भैया होमो सेपियंस दिख नहीं रहा हो तो कमेंट करके बता देना। होमो सेपियंस लीनी। कितने वर्ड है? एक बार गिन के बताओ कितने वर्ड है? होमो सेपियंस लीनी का सर 1 2 3 का सर आपने बोला द्विनाम, ये त्रिनाम आ गया, तो त्रिनाम नहीं है द्विनाम ही, नाम इतना सही है। होमो अपना वंश है, सेपियंस अपनी कुल है जो कि अपनी जाति है वो है, और लीनी जो है ये उस महोदय के सम्मान में यहाँ लीनी लगाया गया है जिसने ये नाम बनाया है।
मनुष्य का वैज्ञानिक नाम बनाया है, उनके सम्मान में लिनी लगाया गया, और वो लिनियस ही है। कौन है? लिनियस का लिनी है। लिनियस का क्या है? लिनी, लिनी, ठीक है। तो कैरोलियस लिनियस के सम्मान में यहाँ पे लगा दिया गया लिनी। तो इसका नाम क्या हो गया? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या गया? होमो सेपियंस लिनी। अब जितने भी जो भी मनुष्य हैं, जब भी मनुष्य की बात की जाएगी वैज्ञानिक सम्मेलन के अंदर या वैज्ञानिक शोधों के अंदर या वैज्ञानिक जितने भी एक्सपेरिमेंट होंगे वहां किस नाम का इस्तेमाल होगा? होमो सेपियंस लिनी का। उसी प्रकार बेटा बहुत सारे नाम होते हैं, क्योंकि यहाँ जीव जंतुओं की कमी नहीं धरती पर, तो बहुत सारे वैज्ञानिक नाम है जो जिस नाम को बनाएगा। अगर आप भी किसी कोई ऐसा नाम ऐड नहीं है ना, डिक्शनरी में नाम ऐड नहीं, वैज्ञानिक नाम ऐड नहीं है किसी भी जीव का, अगर आप बनाते हो और वो ऑथेंटिक हो जाता है तो आपका भी सम्मान किया जाएगा, आपके सम्मान में भी आप उसके पीछे कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए अपने को बहुत सारी भी मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे से इसको पढ़ना पड़ेगा, पीएचडी करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फिलहाल ये तो आपको समझ में आ गया। सवाल आया हुआ है, जितना मैंने अभी बताया 4-5 लाइनें, वहां से बिल्कुल एग्जाम में आप देख सकते हो, पेपर उठा के देख सकते हो, आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। कौन सी पुस्तक थी कैरोलियस लिनियस की जिसमें वर्गीकरण था? सिस्टमा नेचुरी, मतलब क्या? प्रकृति की व्यवस्था। कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। उन्होंने क्या किया? द्विनाम पद्धति की खोज भी की थी। कब की? 1753 में सम्मेलन के अंदर, ठीक है। क्या हुआ उसके अंदर? उसमें 2 वर्ड आते हैं नाम के अंदर, पहला जो वर्ड आएगा वो वंश से आएगा, दूसरा वर्ड आएगा कुल से आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अपन ने देखा मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस लिनी। कितनी सी बात समझ में आ गई? बढ़ते हैं आगे। इस वर्गीकरण को जो है प्राचीन वर्गीकरण कहा जाता है, ठीक है, या प्राचीन वर्गीकरण या अपन कहते हैं आदिम वर्गीकरण भी इसको कहा जाता है। ये जो वर्गीकरण हो रहा है जीव विज्ञान का, कौन सा वर्गीकरण है? प्राचीन वर्गीकरण है, ठीक है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, निकलते हैं। चलो आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। देखो जो चीजें अपन ने पढ़ी हैं उनको ये मान लीजिए कंफर्म हो जानी चाहिए, दूसरी बार देखने की जरूरत नहीं पड़े, इतना तरीके से आपको समझना है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, आपको भी अपनी जान लगानी है एक बार। और देखो सिस्टमेटिक आपको नोट्स भी बनाते रहना है, जब मैं साइड में हूं तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को दूसरी अपन वापस प्ले भी करके आगे पीछे करके देख सकते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ उस वर्ड को आराम से आप लिख भी सकते हो। नोट्स बनने चाहिए सबके कॉपी के अंदर बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। चीजें बहुत सारी हैं, बोलूंगा बहुत सारी, लिखूंगा काम की, ठीक है। अगर आपको लगे कि जितने लिख रहा हूं कम से कम वो तो आपके नोट्स में होनी ही चाहिए, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन उठ के आता है। अभी मैंने 5 चीजें बताई हैं, एक तो अपने क्या बताया? जीव विज्ञान का जनक, फिर मैंने बताया जंतु पादप विज्ञान का जनक कौन है भैया? थियोफ्रेस्टस, ठीक है। फिर मैंने बताया, क्या बताया? जंतु विज्ञान का जनक। उसके बाद मैंने बताया सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? जल्दी बताओ कमेंट करके, सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? उसके बाद प्रयास की बात कर रहा हूं, प्रयास की सर्वप्रथम जब भी आए तो प्रयास से समझना है आपको। और वर्गीकरण किया किसने? तो आपको पता है वर्गीकरण किसने किया है? कैरोलियस लिनियस ने, ठीक है। इसलिए वर्गीकरण का जनक भी वो कहलाता है। ये तो यहां तक था अपने पास में कौन सा वर्गीकरण? प्राचीन वर्गीकरण। उसके बाद में जो है प्रेरणा मिली लोगों को प्रेरणा मिली, लोगों ने और भी बहुत सारे लोगों ने क्या किया? वर्गीकरण करने का प्रयास किया। और उसके बाद फिर आया कौन सा वर्गीकरण? आधुनिक वर्गीकरण। कौन सा वर्गीकरण आया? आधुनिक वर्गीकरण। आधुनिक वर्गीकरण जो है वो किसने किया? ध्यान रखना है, जीवों का आधुनिक वर्गीकरण। आपको ये नाम, चलो मैंने इतनी देर पीछे पढ़ाया, वो चीज आपको किताबों में मिले ही नहीं मिले, लेकिन ये आपको ऑथेंटिक जो गवर्नमेंट की बुक है उसके अंदर बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। जिसने अगर 9th के अंदर और 11th के अंदर और कॉलेज के अंदर जो साइंस, या फिर अगर किसी जैसे कोई ऐसा बंदा है कि सर हमने तो 10th के बाद साइंस नहीं पढ़ी है, वो हमें कैसे पता चलेगा कि है कि नहीं है, तो भैया ये चीज जो बता रहा हूँ 9th क्लास की बुक में मिल जाएगी आपको, ठीक है। आधुनिक वर्गीकरण आपको मिल जाएगा। तो जीवों का आधुनिक वर्गीकरण ये पढ़ेंगे अपन। शोध होता रहा, प्राचीन वर्गीकरण के बाद बहुत शोध होता रहा, ये थोड़ी कि बस हाँ हो गया यार एक बार रुक गए। उसके बाद क्या हुआ? आधुनिक वर्गीकरण हुआ। आधुनिक वर्गीकरण किसने किया? ध्यान रखना है, आधुनिक वर्गीकरण कर्ता जो है वो कौन है? ध्यान रखना है। इसके बाद हमारे वहां से आए R.H. व्हिटकर। कौन है भैया? R.H. व्हिटकर। तो आधुनिक वर्गीकरण किसने किया? नाम याद रखना है अपने को, आधुनिक वर्गीकरण। कौन है? R.H. व्हिटेकर। ये हमारे जो आधुनिक वर्गीकरण करता है। कब हुआ? ठीक है, सन ईस्वी में।
सन पीछे लगा दिया मैंने। हाँ, तो ये चीज़ों को पकड़ने वाला है। अगर सर आपने सन पीछे लगा दिया, पूंछ आगे लगा दी, मुंह पीछे लगा दिया, ठीक है, जिधर लगा दिया उधर लगा दिया, देख लेना, ठीक है। ये आ गया, ईस्वी लगा दी, ठीक है। ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी है, ध्यान रखना अपने को। RH विटकर ने क्या कब किया? सन 1969 में किया है। अब भैया याद रखना है प्राचीन तरीके से, नाम आधुनिक है लेकिन इसमें याद करने के लिए अपने को नाम याद रखना पड़ेगा प्राचीन। क्या याद रखना पड़ेगा? प्राचीन। क्यों याद रखना पड़ेगा? देखो आजकल तो क्या है कि बच्चों को RT का कानून है कि साहब आप बच्चे के हाथ नहीं लगा सकते, बच्चे के हाथ पर हाथ नहीं उठा सकते हैं, टीचर जो है उनको प्रताड़ित नहीं कर सकते, उनको सजा नहीं दे सकते, उनको दंड नहीं दे सकते हैं। लेकिन पहले जो प्राचीन गुरुकुल या फिर अपन कहते हैं कि अपने पिताजी के टाइम की जो बात करते हैं, पिताजी आपने सुना भी होगा कि हमारे वो टीचर थे, वो इतना मारते थे, ऐसे करते थे, भगाते थे, उल्टा लटका देते थे। अब आज तो आपको पता है, सब कानून जानते हैं, नियम ऐसे बन गए कि अपन इतना जो टीचर्स है जो इतना अपने स्टूडेंट्स के ऊपर जो इतना दबाव नहीं डाल सकते, जिसकी मर्जी तो पढ़ो, नहीं पढ़ो तो नहीं पढ़ो, ठीक है। उनको पता, बाद में पता चल जाएगा, उनको नहीं पढ़ेंगे तो क्या है, ठीक है। कोशिश सभी करते हैं, टीचर्स भी करते हैं, स्टूडेंट भी करते हैं, लेकिन जिसको पढ़ना हो तो पढ़ते हैं, नहीं पढ़ना हो तो नहीं पढ़ते, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं कि मैं सर आपने चर्चा क्यों की, तो याद रखना है वर्गीकरण कौन सा है? आधुनिक। आधुनिक जो पीढ़ी है, आधुनिक जो अभी पढ़ाई हो रही है, उसके अंदर दंड देना अपराध है। लेकिन अगर आपको इस चीज को याद करना है, ठीक है, आप कहीं कि तो साहब मारने पीटने की बात कर रहे हो तो आपके ऊपर ये कर देंगे, वो कर देंगे, भैया मैं समझाने के लिए कभी भी मैं कोई चीज़ समझाऊंगा ना, तो आप उसको बुरा मत मानना, ठीक है। बुरा मत लेना कि सर आप डांटने फटकारने की बात कर रहे हो और पीटने की बात कर रहे हो, है ना, ऐसे आपको लोड नहीं लेना। ट्रिक है भैया, क्या है? ट्रिक। मैं जब भी कुछ कहूँ तो उसके अंदर कोई ना कोई राज छुपा रहेगा, और वो आपको जो है उससे, उस चीज़ से क्या होगा, आपका जो अपना जो टॉपिक है वो याद रहेगा। ट्रिक के हिसाब से मैं आपको वो चीज़ें समझाऊंगा। तो भैया अगर आपको आधुनिक वर्गीकरण याद करना है तो ऐसे याद हो जाए तो ठीक है ना, ऐसे याद हो जाए तो ठीक, वरना भैया मैं आपको जो है पीट कर याद करवा दूंगा। क्या करूंगा भैया? आधुनिक वर्गीकरण कैसे याद करूंगा? पीट कर। कैसे याद करूंगा भैया? पीट कर। और पीट कर याद करूंगा तो क्या याद रहेगा? वीट कर। क्या याद रहेगा भैया? वीट कर। याद हो गया। आधुनिक वर्गीकरण क्या है भैया? आधुनिक वर्गीकरण याद करने का तरीका, आधुनिक वर्गीकरण कौन कर रहा है, याद नहीं हो रहा तो कैसे करोगे? मार खाओगे। और कैसे खाओगे? कैसे करूंगा? पीट कर याद करा दूंगा। तो कौन आ गया भैया? वीट कर। पीट कर याद करूंगा तो क्या आ जाएगा? वीट कर आ जाएगा। और सर चलो ठीक है, बहुत सी बार ये तो याद, नाम तो याद हो गया। RH विटेकर ने वर्गीकरण किया आधुनिक, है ना। अब बात करते हैं सन की। क्या करते हैं? सन की। अब सन कैसे याद होगा? अब आपको पीटूंगा मैं तो क्या हो जाओगे आप? 9 तो 11 हो जाओगे ना, ठीक है। 9 2 11, ठीक है। तो 11 का केवल अपने को लेना एक ही पड़ेगी, उसमें क्या हो जाएगा? 9। 11 नहीं करोगे, सिर्फ 9 ही होगी आप, ठीक है। 9 और फिर एक पड़ेगी, फिर 9 उल्टा हो जाएगा, 9 उल्टा हो जाएगा, क्या बन जाएगा? 6। फिर एक और पड़ेगी, फिर उल्टा हो जाएगा, फिर बन जाएगा वापस, क्या बन जाएगा? 9। यानी एक पड़ेगी, क्या हो जाओगे? 9 बन जाओगे। 9 बनोगे, फिर पड़ेगी, फिर ये घूम जाएगा, देखो घुमाओ इसको ऐसे घुमाएंगे, ये 6 बन जाएगा। फिर एक और पड़ेगी, फिर वापस घूम जाएगा, क्या बन जाएगा? 9 बन जाएगा। क्या हो गया? सन याद हो गया। तो आधुनिक वर्गीकरण कैसे याद होता है भैया? पीट कर वीट कर। क्या हो गया भैया? पीट कर वीट कर। कितनी बार पढ़ेगी? एक बार पढ़ेगी, और 3 बार क्या हो जाओगे? उल्टे सीधे हो जाओगे। एक बार पढ़ी, ठीक है, क्या बन गए? 9 बन गए। फिर पढ़ी, 6 बन गए। फिर पढ़ी, 9 बन गए। 9 बन गए, फिर पढ़ी, उल्टे हो गए, फिर पढ़ी, वापस सीधे हो गए। तो ये कब हुआ? 1969 में। अब इसमें हुआ क्या? सही मायने में इन्होंने वर्गीकरण में किया क्या, तो अब बताते हैं। इन्होंने जो है वर्गीकरण में 5 वर्गों में बांटा। कितने वर्गों में बांटा भैया? 5 वर्गों में। कितने वर्ग बनाए इन्होंने? 5 वर्ग बनाए। RH विटकर का जो वर्गीकरण उसमें कितने वर्ग बने? 5 वर्ग बने। तो ये कैसे याद रहेगा सर? अब मार खाओगे तो हाथ की खाओगे, हाँ, हाथ में उंगलियां कितनी है? अब भाई पीट कर, किससे पीट कर? हाथ से खाओगे। हाथ में उंगलियां कितनी है भैया? अंगूठे को भी गिनना है, उंगली मत गिनने लग जाना है। 5 है ना टोटल, हाँ। तो RH विटकर का सिद्धांत याद होगा, पीटकर, और मार किससे खाओगे? हाथ से खाओगे। हाथ में कितनी उंगलियां? 5। इसलिए जो है ये वर्गीकरण जो होगा कितने भागों में बांटा जाएगा इसको? 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। तो एक ट्रिक है सीधी सी, उसमें से अपने को इतनी 4 चीजें याद हो रही है, ठीक है। 5 वर्गों में जो है इसको बांटा जाएगा। किसको? इस आधुनिक वर्गीकरण को। क्योंकि इसको 5 भागों में, 5 वर्गों में बांटा जाता है, इसलिए इसको जो पंचजगत सिद्धांत भी कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का एक और नाम क्या हो गया अपना? पंचजगत सिद्धांत। क्या हो गया भैया?
पंच जगत सिद्धांत। बात समझ में आ रही है आपको? आधुनिक वर्गीकरण को अपन क्या किस नाम से पुकारते हैं? ब्रैकेट में लिख देता हूं इसको यहां पर मैं, पंच जगत सिद्धांत। 5 जगत बनाया भैया, पंच जगत सिद्धांत। इसको 5 किंगडम थ्योरी भी कहा जाता है। कितना किंगडम भैया, कितने जगत हैं? 5 किंगडम थ्योरी। ठीक है, अब वो 5 जो जगत हैं वो कौन कौन से हैं तो बता देता हूं मैं आपको। ये तो याद रहा ना भाई, कौन है, कब हुआ, कितने हैं। कौन है? आधुनिक वर्गीकरण कौन है? आधुनिक वर्गीकरण है भैया किसका है? कैसे याद रहेगा? पीटकर। पीटूंगा तभी याद रहेगा। ठीक है, और पीटने से याद आएगा वीटकर। वीटकर याद हो गया। कब हुआ? पीटा। पीटा तो भैया पहले 9 2 11 होना, तो पहले 11 का एक ही होना, फिर पढ़ी 9 हो गया, फिर उल्टा 1969। ठीक है, क्लियर, ईस्वी हो गया। हाँ, किससे पीटा सर? हाथ से। हाथ की 5 उंगलियां छप गई और छपी तो सिद्धांत बने 5, इसलिए बढ़िया पंच जगत सिद्धांत। 5 सिद्धांत, 5 के नाम। पहला पहली पढ़ी और आया, पहली पढ़ी और आप कह के सर मान गए। क्या कह भैया? सर मान गए, मस्ती निकली, याद हो गया। मान गए तो निकल के आया मोनेरा। क्या निकल के आया भैया? मोनेरा। ठीक है, ये पहला जगत है अपना, मोनेरा जगत। ठीक है, फिर मैंने कहा मान गए और पढ़ी, नहीं सर। ठीक है, पढ़ के सर बहुत है। ठीक है, तो क्या आ गया दूसरा? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के सर रुक जाओ बस, प्रोटिस्टा खाली बहुत है। ठीक है, मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा। ठीक है, अभी आपकी भाषा है, आपकी भाषा में समझा रहे आप मेरे को। प्रोटिस्टा सर रुक जाओ बस। ठीक है, मान गए, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा आ गया। अब आगे क्या आएगा? आगे क्या आएगा भैया? मोनेरा आ गया, प्रोटिस्टा आ गया। तीसरा अपना क्या आएगा? तीसरा जो है वो है, उसका नाम है क्या है भैया? हिंदी में इसको अपन कहते हैं कवक। क्या कहते हैं भैया? कवक। और इसको अपन लैटिन इंग्लिश वर्ड में कहेंगे फंगल्स। ठीक है, फफूंदी चीजें अपन कहते हैं फंगस। ठीक है, और मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, कवक, और ये अपना चौथा हो गया प्लांटी। कौन सा हो गया? प्लांटी। प्लांटी में सारे प्लांट यानी पादप जगत आ जाएगा, है ना। और ये आ जाएगा अपना एनिमिलिया या एनिमल। एक बार कैमरा देख लीजिए कि आपको आ रहा है कि पूरा कंप्लीट नहीं आ रहा है कि देख। लास्ट का जो जगत है, 5 जगत देख लीजिए, आ रहा है कंप्लीट? एनिमिलिया। कट तो नहीं रहा कहीं? चलो ठीक है, मोनेरा आ गया, मान गए। प्रोटिस्टा सर रुक जाओ। ठीक है, कवक। ठीक है, पढ़ेगी तो फिर बाद में दिखेगा भाई हाँ यहाँ पे कवक जम गई आपके। ठीक है, प्लांटी जड़ी बूटी लगाओ, पादप, और एनिमल जो है जंतु, ठीक हो जाएगा। कैसे भी याद रखो, आपके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है भैया आधुनिक वर्गीकरण। आधुनिक वर्गीकरण जिसे पंच जगत सिद्धांत भी कहा जाता है। किसने किया है? आर.एच. विटकर ने। कैसे याद करवाया? पीटकर। कितनी बार पढ़ी? 3 बार पढ़ी। 1 बार पढ़ी, सीधा उल्टा सीधा हो गया। 1969 में हुआ। कितने जगत बने? 5 जगत बने। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा प्लांटिर, 5वां एनिमल जगत। ठीक है, अब सर 5 जगत में बांटा इनको, तो 5 जगत में क्या क्या आया भैया? तो सर पहले तो बने 2 ही जगत के, प्लांटी मतलब पादप जगत, एनिमल मतलब एनिमल जगत। अब ये 3 जगत कहां से आ गए भैया? इनको जो है, ये जो है ना प्लांटी और एनिमल, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव भी हैं जिनको अपन अपनी आंखों से देख नहीं पाते हैं। उनको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो पादप में जाएगा कि एनिमल में जाएगा। ठीक है ना, उनकी संरचना पूर्ण रूप से पूर्ण विकसित नहीं हो पाती, इसलिए इनको समझना थोड़ा सा आसान नहीं होता है। इसलिए उन सूक्ष्म जीवों को और भी भागों में बांटा गया और यहाँ पे 3 ये बने। ठीक है, 3 जो है अपने क्या बने भैया? जगत बन गए। ठीक है, ये 3 जगत है भैया। देखो एक एक को समझाएंगे अपन आराम से धीरे धीरे। तो अब इन 5 जगत को अपने को समझना है। ठीक है, 5 जगत को समझना है। हल्का सा इंट्रोडक्शन दूंगा यहाँ पर मैं, उसके बाद यहाँ पे इस टॉपिक को छोड़ के मैं एक अलग चीज समझाऊंगा जो कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस करेगी, इन दोनों जगत के अंदर डिफरेंस करेगी। उस चीज को समझना जरूरी है। छोटी सी इंट्रोडक्शन है, छोटा सा टॉपिक है, सेल, कोशिका से संबंधित। ठीक है, और अगर आप कहोगे तो पूरा सेल टॉपिक, जो सेल मूलभूत इकाई, ठीक है, अपनी जो लाइफ की अपनी यूनिट जो है, अपने
अपने ह्यूमन बॉडी, जितने भी जीव है उन सबकी सजीवों की जो मूलभूत इकाई है, उस इकाई के बारे में जो उसके बारे में है, तो इकाई है तो छोटी सी, लेकिन ग्रंथ बहुत बड़ा है उसका, उसके बारे में जानकारी बहुत बड़ी है। ये सब उस एक सेल से ही, सब कुछ उस एक सेल से ही बना हुआ है, ठीक है। जितने भी जीव हैं सब उस सेल का ही, एक कोशिका का ही कमाल आपके सामने दिख रहा है सब कुछ, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस है, इसीलिए उस डिफरेंस को समझने के लिए उस सेल टॉपिक को अपने को समझना जरूरी होगा। पहले मैं बता देता हूँ, जनरली बता देता हूँ आपको, ठीक है। मोनेरा, इसके अंदर जो है बहुत सूक्ष्म जीव, ठीक है, कह सकते हैं एक कोशिकीय जीव आएंगे, ठीक है, एक कोशिकीय जीव आएंगे। और वो कोशिका भी कैसी रहेगी, वो कोशिका भी कैसी रहेगी, अब कोशिका का नाम आ गया, आप समझ लिया होगा, सोच लिया होगा, भी छोटी भी इतनी सी होगी, अरे वो इतनी सी भी नहीं है, 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 मिटा दो तो भी इतनी सी भी नहीं है। अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तब आपको पता चलेगा वो कितनी सी है, ठीक है ना, बहुत ही छोटा आकार होता है। अब वो कितनी सी है, सबसे छोटी कोशिका की कितनी है और सबसे बड़ी कोशिका कितने आकार की है, वो टॉपिक, वो चीजें पर क्या पढ़ेंगे, कोशिका टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, जो कि जस्ट इसके बाद में पढ़ाऊंगा, उसके बाद इनका नंबर लूंगा। इस टॉपिक को अपन, इस आधुनिक वर्गीकरण को अपन, क्योंकि बहुत यहां से आपका पूरा जो है आधुनिक विज्ञान चल गया है, बायोलॉजी चल गया है, और यहां से जो है बेटा पूरा अपना बायोलॉजी चलेगा। यहां से लेकर अपन यहां पढ़ेंगे, इसको कंप्लीट करने के बाद अपन अपनी बॉडी का स्टडी करेंगे, उसके बाद अपन पादपों की। देखो बायोलॉजी में क्या है, दो ही चीज है, या तो बीमारी है या ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, और एक प्लांट बॉडी है, जंतुओं का शरीर का अध्ययन करना, उनके शरीर में क्या क्या है, कैसे उनका जो सारी इकाइयां हैं वो कैसे काम करती है, कौन कौन से पार्ट्स है, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स है, वो चीज, और पादप के अंदर क्या क्या है, किस प्रकार से जनन, प्रजनन, उत्सर्जन, ये सारी चीजें वो किस प्रकार से करते हैं। और एक क्या है अपने पास में, एक जो बीमारी है, जो चिकित्सा है, वो चीज है। बायोलॉजी में इतनी सी चीज है, लेकिन बोला इतनी सी है, दो ही चीज, इन दोनों चीजों के बारे में अच्छे से अध्ययन करना है, लेकिन भैया ये है बहुत बड़ा, ठीक है ना, बहुत बड़ा है। फिजिक्स केमिस्ट्री से तो ये माने 2-3 गुना इनका ये चलता है मैटर, ठीक है। तो मैंने बोला कि बहुत सूक्ष्म जीव होता है, एक कोशिकीय जीव होता है, और इसकी जो कोशिका होती है वो प्रोकैरियोटिक होती है। कैसी होती है भैया, प्रोकैरियोटिक। इसमें भी एक कोशिकीय जीव आएगा, इसमें भी एक कोशिकीय जीव आएगा, तो सर अंतर क्या है दोनों में, इसकी जो सेल रहेगी, है ना, ये जो सेल रहेगी ये प्रोकैरियोटिक रहेगी, और ये जो सेल रहेगी ये भी एक कोशिकीय, ये भी एक कोशिकीय, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक सेल से बना हुआ रहेगा और ये यूकैरियोटिक सेल से बना रहेगा, दोनों ही एक कोशिकीय रहेंगे। हाँ, इसमें थोड़ा सा जो है इसके अंगों में विस्तार हो जाता है, कभी कभी ये बहुकोशिकीय भी हो जाता है, ठीक है। इसके लिए अब देखो जब पढ़ाऊंगा तब डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा इसको मैं, है ना। अब पहली बात आती थी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, वो क्या है, तो इसको समझने के लिए अपन को चलना पड़ेगा सेल टॉपिक के अंदर, और सेल टॉपिक पूरा अपने को समझना पड़ेगा। तो मैं ज्यादा नहीं तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक तो आपको समझाऊंगा सही, सेल पढ़ूंगा, सेल के बाद में सेल का आविष्कार, सेल की खोज किसने की, कब हुई, कैसे हुई, सबसे छोटी सबसे बड़ी, ठीक है ना, और उसके बाद सेल कितने प्रकार की, जितने भी ये सेल हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे, और ज्यादा नहीं तो नॉर्मल प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में समझेंगे, और उसके कोशिकांगों को समझेंगे, ज्यादा नहीं, इतना सा समझना ही पड़ेगा। उनके समझने के बाद में वापस अपन इसी टॉपिक पर आ जाएंगे, और इनमें अंतर आप समझना। जब मैं बोलूंगा फिर प्रोकैरियोटिक, तुरंत आपके माइंड में आ जाएगा भाई हाँ प्रोकैरियोटिक मतलब ये, और यूकैरियोटिक, हाँ सर भाई यूकैरियोटिक का मतलब आपने ये बताया था, इसका मतलब ये, यानी ऐसे जीव इसमें आएंगे, ऐसे जीव दिख जाए इसमें आएंगे। पर इसमें भैया ध्यान रखना है, बहुकोशिकीय जीव आते हैं। ये क्या है, कवक, फंगस, फंगस मतलब फफूंदी, फफूंदी आपने देखा होगा अचार पर, रोटी के ऊपर जो फंगस जम जाते हैं ना वो, ठीक है, वो ये पादप जगत, ये जंतु जगत, ठीक है। तो ये आपके सामने सामान्य जानकारी है, ठीक है। तो कल अपन जो है किसके बारे में पढ़ेंगे, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा, टॉपिक उठाऊंगा सेल का, क्योंकि यहाँ अपने को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में समझना है, क्योंकि इनकी जो यूनिट है, ये जो जीव है वो एक कोशिकीय जीव है, तो एक कोशिकीय जीव है, तो इन कोशिका के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, उसको समझेंगे तब जाके ये चीज अपने को समझ में आएगी, ठीक है। फिर ये समझने के बाद अपन इन 5 जगतों को अच्छे से समझेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो है अपन पूरा आगे अपना जो भी ह्यूमन बॉडी है, प्लांट बॉडी है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद अपनी जो है बायोलॉजी कंप्लीट होगी। आप सोच रहे सर इतना सा बस कंप्लीट हो गया भैया, अब ये जब खुलेंगे ना ये 5 25 दिन के मान लीजिए आप, ठीक है, बहुत बड़े बड़े प्लांट, जिसमें से ये इसमें 5 प्लांट, 5 डिपार्टमेंट चलेंगे, इसमें 8 और 5 13 डिपार्टमेंट इसमें चलेंगे। बहुत लेंथी टॉपिक है, बाकी 3 तो चलो ठीक है एक दिन में कंप्लीट करवा देंगे, लेकिन ये जो है कम से कम भी 5-7 दिन इनका मैटर चलेगा। अच्छे से बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। मान लीजिए एक बार अगर आपने इसको पढ़ लिया, मेरे से एक बार इस चीज़ को समझ लिया, तो मैं गारंटी लेता हूँ अगर तन मन से पूरा अच्छे से ध्यान लगा के आप पढ़ोगे तो आप इस चीज़ को जो कभी जिंदगी में नहीं भूले पाओगे, ठीक है। और अच्छे से आपको ये नोट्स बनाने, एक बार जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो है मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, और फिर मैंने आपको बता ही दिया टॉपिक कल क्या चलेगा, यहाँ से
अपना टॉपिक क्या चलेगा, अगला टॉपिक चलेगा, ठीक है। और व्हिटेकर महोदय अगर आपको नहीं जानते हो तो चलो आपको मैं आपको यहाँ पे पिक्चर दिखा देता हूँ। तो वो हमारे जो हैं R.H. व्हिटेकर महोदय हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए, ठीक है। तो इन्होंने जो किया है आधुनिक वर्गीकरण किया है, और इनको जो आधुनिक वर्गीकरण कर्ता, पंच जगत सिद्धांत के कर्ता इनको कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने इस प्रकार से जो 1969 के अंदर ये चीजें पंच जगत के अंदर वर्गीकरण इनको अपने संपूर्ण जीव जगत को बांटा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, धन्यवाद।